हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद श्रद्धा। आज के इस सीरीज़ में हम आपको सीडीपी का क्वेश्चंस कराएंगे जो कि हमारे टेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चन पेपर जैसे कि लेकर आई हुई हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना आपसे हो सके। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आते रहूँगी और आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम्स भी आने वाला है, तो आप लोगों की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए भी प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ टेक्स्ट बुक पोर्ट्रेट बॉयज़ एज इंटेलिजेंट एंड लीडिंग कैरेक्टर्स वाइल गर्ल्स एज मीक एंड इमोशनल। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप से चित्रित किया है। यह डैश का उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? देखिए यहाँ बताया गया है, जेंडर के बारे में बात कर रहा है कि जो लड़के होते हैं वो इंटेलिजेंट और लीडिंग होते हैं और लड़कियाँ जो होती है वो मीक और इमोशनल होती है। तो ये किस टाइप का है? तो ये एग्जाम्पल है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। लिंग रूढ़िवादिता, लिंग भेद आप लोग पता होगा, आइडेंटिटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बात कर रहे हैं, लिंग रूढ़िवादिता के बारे में बात कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। टू पैरेलल रेलवे लाइन्स ऑफ अ ट्रैक अपीयर टू मीट आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक निश्चित दूरी के बाद दो समांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसका एक उदाहरण डैश है। क्या है इसके उदाहरण? मुलर लेयर इल्यूशन, मिलर लायर भ्रम, लॉस ऑफ इल्यूशन ऑफ पर्सपेक्टिव, परिदृश्य भ्रम, इल्यूशन ऑफ मूवमेंट, गति भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूशन, दृष्टि भ्रम। देखिए बात क्या कर रहे हैं हम, दो पैरेलल रेलवे लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, बताइए क्या ये आगे जाकर कभी मिलती है? रेलवे लाइंस कभी मिलती है एक जगह पे? तो नहीं। क्या होगा? ये परिदृश्य भ्रम है, इल्यूशन ऑफ पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। इसका राइट आंसर है बी वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। ऑटिज्म इज़ अ डैश। ऑटिज्म एक डैश है। क्या है? आपको बताया था ऑटिज्म में क्या होता है कि हाथ, आई, बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही से नहीं होता है। तो इसका क्या 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 ऑप्शन है देखिए। ADHD, अटेंशन डेफिक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार, अपोजिशनिंग डिफेंड डिसऑर्डर, विपक्षी उद्धरण विकार, ओपोजिशनल डिफेंड डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, न्यूरो विकास विकार। जैसे कि आपको बताया कि इसमें बच्चे का बॉडी कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता है, तो ये हमारा न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होगा। तो ऑटिज़म हमारा एक टाइप से न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। इसका राइट आंसर है हमारा फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, A teacher can diagnose a child's consistent failure in school performance as। एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलताओं का पता निम्न रूप से में लगा सकता है। किस टाइप से लगा सकता है? बच्चों का जो कंटिन्यू वो फेल हो रहे हैं या किसी चीज़ में उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो किससे हम बच्चों का ये सब स्कूल परफॉर्मेंस में पता लगा सकते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं। अ कंसर्न नीड्स टू बी एस्केलेटेड टू हायर मैनेजमेंट। उच्च प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई छोटी सी मिस्टेक हो या छोटा सा कुछ अनफेलियर हो या फेलियर हो रहा है तो हम सीधे हाई मैनेजमेंट में या डायरेक्ट प्रिंसिपल से ही जाके बात करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एग्जांपल है, जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा है वो कंटिन्यू फेल हो रहा है या बहुत वीक है, तो ये नहीं कि आप सीधे जाके प्रिंसिपल से या हमारे ट्रस्ट जो स्कूल का ट्रस्ट होता है उससे बात करेंगे। जबकि हम फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे, अगर हम टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर है, तो आपस में बच्चे से बात करके देखेंगे, या हम क्लास टीचर से बात कर सकते हैं, या पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम पे हम उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। एट लास्ट होता है ऑप्शन कि हम हायर मैनेजमेंट के पास जाए, ये ऑप्शन नहीं होगा।
सेकेंड है अ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, अनुशासनात्मक समस्या, अ लर्निंग डिसेबिलिटी और स्पेशल एजुकेशन नीड, अधिगम आवश्यकता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, अ नीड टू चेंज स्कूल, विद्यालय बदलने की आवश्यकता। देखिए तो विद्यालय बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें बच्चों का क्या है कि जो लगातार असफल हो रहा है तो उसका किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं, तो उसका आंसर है हमारा थर्ड वाला कि कहीं से कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, या बच्चों को कोई स्पेशल टाइप का चाइल्ड तो नहीं है कि उसे अलग टाइप की नीड की ज़रूरत हो, अलग से बच्चे को समझाया जा सके। तो इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला, और लर्निंग डिसेबिलिटी और स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बारे में हम उसके द्वारा हम पता लगाएंगे कि बच्चा ऐसा कंटिन्यू असफल क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लाइंड मेमोराइजेशन इज कॉल्ड अंधस्मरण। ब्लाइंड मेमोराइजेशन क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। रिक्टेशन, स्वसर पाठ, रोट लर्निंग, रटने द्वारा अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। तो आपको बता दें ब्लाइंड मेमोराइजेशन अंधस्मरण हम किसके लिए करते हैं, तो रोट लर्निंग के लिए होता है। राइट आंसर है हमारा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन लेसन प्लान। देखिए आप लोगों ने जब अपना बीएड डीएलएड किया होगा, बीटीसी होगा या बीएलएड होगा, उसमें आप लोगों ने लेसन प्लान्स बनाए होंगे, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, किस टाइप से हम बनाते हैं हमारे लेसन प्लान्स। तो निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना की सही क्रम है। देखिए फर्स्ट है मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन, रिकैप्चुलेशन, इवोल्यूशन, होम असाइनमेंट। प्रेरणा, प्रस्तुति, पुनर्पूंजीकरण, मूल्यांकन, गृह समुन्देशन। मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, रिकैप्चुलेशन, होम असाइनमेंट। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। मोटिवेशन, रिकैप्चुलेशन, इवोल्यूशन, प्रेजेंटेशन, होम असाइनमेंट। प्रेजेंटेशन, मोटिवेशन, इवैल्यूएशन, होम असाइनमेंट और रिकैप्चुलेशन। आपको बता दें, देखिए आप लेसन प्लान कैसे स्टार्ट करते हैं बनाना, तो देखिए राइट आंसर इसका फर्स्ट वाला होगा। पहले हम उस चीज़ के लिए मोटिवेट होते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग, प्रस्तुति किस टाइप से देनी, फिर हम उसको पुनर्जीकरण करते हैं, रिकैप्चुलेशन करते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं उस चीज़ का, फिर उसके बाद हम गृह समुन्देश या होम असेसमेंट हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लेसन प्लान बनाने का फर्स्ट वाला ऑप्शन, कि उसका करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन, रिकैप्चुलेशन, इवैल्यूएशन एंड होम असाइनमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, द मेथड ऑफ स्टडी यूज बाय बिहेवियरिस्ट वाज। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी। कौन सी पद्धति, सर्वे, सर्वेक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। तो जब हम बात करते हैं बिहेवियरिस्ट की, तो बिहेवियरिस्ट में किस टाइप की स्टडी की गई थी, कौन सा मेथड था, तो वो था हमारा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या कुछ भी चीज़ को ऑब्जर्व करके। तो 7 का राइट आंसर है हमारा ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, द रिलीजन टू विच द इंडिविजुअल चाइल्ड बिलोंग्स इज पार्ट ऑफ द डैश। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह डैश का हिस्सा है। इनहेरिटेंस, वांशुगता, प्रीनेटल इन्वायरमेंट, प्रसवपूर्ण पर्यावरण, सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक पर्यावरण। देखिए बात करें हम इंडिविजुअल बच्चे के बारे में कि रिलीजन्स के बारे में और क्या संबंधित होता है, कि बच्चा उससे व्यक्तिगत किस टाइप से संबंध रखता है धर्म से हमारा, तो वो हमारा सोशल होता है, सामाजिक होता है। जो हमारा रिलीजन होता है वो एक टाइप से सामाजिक इन्वायरमेंट है, हमारा सोशल इन्वायरमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, सामाजिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 9, पर्सनालिटी टेस्ट मस्ट बी। व्यक्तिगत परीक्षण निम्न होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए। क्या ये जेंडर बायस होना चाहिए, लिंग पक्षपाती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हैव एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, अधिक से अधिक प्रश्न वाला, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इनोवेटिव, नवाचारी, रिलायबल एंड वैलिड, विश्वसनीय और वैध। तो आपको बता दें पर्सनैलिटी टेस्ट या हमारा व्यक्तिगत परीक्षण हमारा रिलायबल एंड वैलिड, विश्वसनीय और वैध होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या होता है। तो देखिए स्पेसिफिक फंक्शन आर फॉलोड बाय जनरल फंक्शन,
विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फंक्शंस हैपन साइमल्टेनियसली। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं। जनरल फंक्शंस आर फॉलोड बाय स्पेसिफिक फंक्शन। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। जनरल एंड स्पेसिफिक फंक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। देखिए, हम बच्चों का जो डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चों का विकास हो रहा है, तो उसके दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर है हमारा सामान्य कार्य विशिष्ट कार्य के बाद किए जाते हैं। मतलब जनरल फंक्शंस आर फॉलोड बाय स्पेसिफिक फंक्शंस। राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, डल्टन प्लान्स डज नॉट हैव। डल्टन योजना या डल्टन प्लान में नहीं है, क्या नहीं है? सेल्फ पेस लर्निंग, स्वयं सीखना, टाइम टेबल, समय सारणी, कोऑपरेशनल, सहयोग, फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो बता दें, डेंटल प्लान्स में हमारा टाइम टेबल या समय सारणी नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है हमारा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 12, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर्म्स पार्ट ऑफ द डैश डेवलपमेंट। सही और गलत की समझ होना ये डैश विकास का हिस्सा है। तो कौन सा है? तो देखते हैं, कल्चरल सांस्कृतिक, सोशल सामाजिक, मोरल नैतिक, या वोकेशनल व्यावसायिक। तो आपको बता दें, जब हम बात कर रहे हैं राइट और रॉन्ग की डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, सही गलत की समझ, तो ये हमारा नैतिक विकास है या मोरल डेवलपमेंट है। तो राइट आंसर है हमारा नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन एन इंडिविजुअल गोज थ्रू डैश स्टेजेस डैश डेवलपमेंट स्टेजेस। डेवलपमेंट के बारे में बात करें, एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति डैश विकारात्मक चरणों से होकर गुजरता है। तो कितनी होती हैं? 7, 9, 4 या 8। तो आपको बता दें, इसकी 8 स्टेजेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ आर लर्नर्स हु डू अ टास्क विद परफॉर्मेंस एज अ गोल आर कैरेक्टराइज्ड। लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थी की विशेषता क्या होती है? दे इंगेज इन वर्क टू डू बेटर देन अदर्स। वे दूसरों से बेहतर करने के लिए काम करने में संलग्न होते हैं। देखिए, जब किसी साथ कंपेयर करने के बारे में बात कर लेगा ना, तो वो ऑप्शन आपका डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। दे सी मिस्टेक एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। दे वॉन्ट टू बी सीन एज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। वे स्मार्ट और समझदार दिखाना चाहते हैं, तो ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट है। दे कंपेयर एंड जज देयर परफॉर्मेंस विद अदर्स। देखिए, फिर यहाँ बात हम दूसरों के बारे में कर रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। वे दूसरों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना करते हैं और इसको जज करते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। यहाँ पे राइट आंसर है, देखिए कि कैसे लर्नर्स अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो दे सी मिस्टेक्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जब भी वो कोई गलती करते हैं, तो उससे वो सीखते हैं कि उस गलती को कैसे सुधारा जाए, यानी कि गलती से जो मिस्टेक होती है उसको बार बार किया जाए। इसका राइट आंसर है बी वाला, दे से मिस्टेक एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। Question number 15. A child is unable to learn a new way to plan, because he has already learned a different sets of rules. What could be the reason for this? एक बच्चा खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है, क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, सहज पुनः प्राप्ति, रेट्रोएक्टिव इन्फेरेंस, पुनः अवरोध, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, अग्रोन्मुखी अवरोध, डिलेड इफेक्ट, विलंबित प्रभाव। देखिए, उसको जो है क्या पूछ रहा है, एक बच्चा खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है, क्योंकि वो सारे पहले ही नियम सीख चुका है। तो इसका क्या हो सकता है? अग्रोन्मुखी अवरोध, प्रोएक्टिव इन्फेरेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16. A child says that his friend who is 5 feet tall may be older than his uncle, who is only 4 feet tall. This approach of interpreting age by height of an individual can be attributed to a child in dash. एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है, जो केवल 4 फीट लंबा है।
किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को डैश में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि बच्चा कौन से स्टेज में है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए बच्चा जो है वो मतलब डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, वो हाइट के थ्रू देख रहा है कि कौन बड़ा हो सकता है, क्या उसका फ्रेंड बड़ा है उसके चाचा से, उससे ये चीज़ें नहीं पता वो इस टाइम पे कौन से स्टेज में। तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी, जब बच्चे को उतना मूर्त या वो चीज़ें नहीं समझ पाता है। ये आपको मैंने बताया था पियाजे की 4 स्टेज SPCF के बारे में, तो ये उसी का बेस क्वेश्चन है हमारा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नेगेटिवली अफेक्ट प्रीनेटल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो कैफीन, एक्सरसाइज, व्यायाम, अल्कोहल, शराब, रेडिएशन, विविरीकरण। तो आपको बता दें इसमें से क्या इफेक्ट नहीं करता है, तो वो होती है हमारा एक्सरसाइज, जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है या जन्म से पूर्व होने वाले विकास के बारे में। तो क्या इफेक्ट नहीं करता, तो हमारी होती है एक्सरसाइज। जैसे कि आपको बता दें रेडिएशन भी इफेक्ट करती है, अल्कोहल भी मना करा जाता है, कैफीन कॉफ़ी वगैरह का यूज़ भी मना किया जाता है। तो इसके अंदर क्या नेगेटिवली इफेक्ट नहीं देती है, तो वो होती है हमारी एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर बी। Question number 18. Which of the following is not a type of pre-linguistic speech? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्री-लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। कोइंग, किलकना, बैबलिंग, बड़बड़ाना, टेलीग्राफिक स्पीच, टेलीग्राफिक भाषण, क्राइंग, रोना। देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है, ये तीनों चीज़ें तो प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच है जहाँ पे वर्ड्स नहीं है, कोई वो नहीं है। तो कूइंग, बैबलिंग और क्राइंग ये तो प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच है। अब नहीं के बारे में पूछा गया है तो हमारी टेलीग्राफिक स्पीच है या टेलीग्राफिक भाषण है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है थर्ड वाला, टेलीग्राफिक स्पीच। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। बात कर रहे हैं हम फाइन मोटर स्किल्स की, तो ऑप्शन से हमारे क्लाइंबिंग, चढ़ना, हुपिंग, कुलांछे मारना, रनिंग, दौड़ना, राइटिंग, लिखना। फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी राइटिंग या लिखना है। आपको बता दें ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारी आती है रनिंग, जंपिंग, लिफ्टिंग, किकिंग, थ्रोइंग और ऐसी बहुत सी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 20, What is the part of memory that stores previous experience? स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है। तो ऐसा कौन सा मेमोरी का पार्ट है जो हमारे पहले वाली मेमोरीज को संग्रहित करता है। ऑप्शन से प्रोसीजनल मेमोरी, प्रक्रियात्मक स्मृति, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, गैर घोषणात्मक स्मृति, सिमेंटिक मेमोरी, अर्थ स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी, प्रासंगिक एपिसोडिक स्मृति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला, क्योंकि ये जो होता है ये एक टाइप से एपिसोड के थ्रू मेमोरी को स्टोर करता है या मेमोरी को हमारे सेव करके रखता है हमारे प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस एक्सपीरियंस को। तो इसका राइट आंसर है हमारा फोर्थ वाला, एपिसोडिक मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे आज के कुछ 20 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्वेश्चंस का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे मेरे पास ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को CTET के अलावा स्टेट टैट हो गया, बाकी जो हमारे टैट है KVS है उसमें आपकी हेल्प होगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।